नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 4 मई से कोरोना और लॉकडाउन 3.0 में आम लोगों को राहत मिलने वाली है। 4 मई के बाद कोरोना काल के संपूर्ण लॉकडाउन में देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है, जिसमें अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इजाजत दी गई है। लेकिन इस राहत को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 4 मई के बाद लॉकडाउन 3.0 में जो छूट मिली है उससे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी? आमने सामने में आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मंत्री और साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर जी। आपका स्वागत है। और प्रकाश जी, मेरा सबसे पहले एक आपसे सवाल है, और वो सवाल है कि सरकार ने लॉकडाउन 3.0 जारी किया, लेकिन इस लॉकडाउन 3.0 को जारी करने में सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया। न प्रधानमंत्री देश के सामने आए, न गृह मंत्री आए, एक नोटिफिकेशन जारी करके कर दिया गया। ऐसा क्यों? पहले तो लॉकडाउन की जो मूल नई तैयारी थी, मानसिकता थी, और आपको ये किसने बताया कि प्रधानमंत्री संवाद जनता से बंद किया है? वो तो करते भी है, जब कोई नियोजन होगा, योजना होगी तभी करते हैं। पहले तो 2 बार लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला हुआ। इस बार का फैसले में क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देने की बात है। ईजिंग द लॉकडाउन, ऐसा एक्चुअली इस फेज का नाम होना चाहिए, ईजिंग द लॉकडाउन। क्योंकि रेड जोन में भी आप प्राइवेट कार, आपकी कार ले जा सकते हैं, आपका अभी ऐसे ही पास है, लेकिन जिनका पास नहीं है वो भी ले जा सकते हैं। एक ड्राइवर 2 पैसेंजर जी। आपके रेसिडेंस में आसपास के स्टैंड अलोन दुकानें और आप जो नेबरहुड मार्केट है वो भी चालू रहेगा। केवल मॉल्स और बाकी मार्केट नहीं चालू रहेंगे, तो ये भी अलाउड है जी। फिर सारे व्यवसायी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईटी कंसल्टेंट, आईटी फर्म्स, स्मॉल फर्म्स, उन सबका कारोबार भी अभी तक बंद था, वो ऑफिस से भी चलेगी। ये सब अलाउड किया है जी। तो आपने जैसे बोला ईजिंग ऑफ लॉकडाउन, तो मेरा यही सवाल है कि जब ईजिंग ऑफ लॉकडाउन था तो फिर इसको लॉकडाउन 3.0 क्यों कहा गया? आप लोगों को कहीं कम्युनिकेशन में नहीं लगता? क्योंकि नहीं, 3.0 तो आपने कहा, हमने तो नहीं कहा। लेकिन लॉकडाउन हमने नहीं कहा। ये 1, 2, 3 आप कह रहे हैं। ये देखो मुद्दा क्या है, लॉकडाउन क्यों करने की नौबत आई? दुनिया पर एक ऐसा महामारी का संकट आया कि जिस संकट का न कोई इतिहास है, न कोई अनुभव है किसी को। एक ऐसी महामारी आई, ऐसा एक विषाणु जीवन में आ गया कि जिसने दुनिया भर में तबाही मचाई। दुनिया में ऐसा अनुभव कम से कम पिछले 50, 60, 70, 100 साल में लगभग नहीं आया। जी जी जी। इस पीढ़ी ने नहीं देखा जो अभी जिंदा है। तो इसलिए लॉकडाउन करना ही एक उपाय था। दुनिया भर में हुआ है जी। और आज ही आयरलैंड का 15 दिन बढ़ा है और बाकी सभी देशों का भी 15-15 दिन का बढ़ा है। तो एक तरह से दुनिया एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो क्या ये मान लिया जाए प्रकाश जी, हमने सही समय पे लॉकडाउन किया? जी नहीं, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये लॉकडाउन, दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए दुनिया में इतनी ज्यादा मौतें हुई और हमारे यहाँ हमने नुकसान को एक मर्यादा में रखा। ये जो मुद्दा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए तो लॉकडाउन 1, 2, 3 नहीं है, लॉकडाउन पूरे, फिर एग्रेसिव लॉकडाउन और उसके बाद ईजिंग ऑफ लॉकडाउन, ऐसी ये फेज। ओके, तो क्या ये मान लिया जाए कि आपके हिसाब से ये लॉकडाउन या जो सो कॉल्ड ईजिंग ऑफ लॉकडाउन वाला जो प्रोसेस है ये हमारे देश में अभी लंबा चलने वाला है? इसी तरीके की व्यवस्था रहेगी? नहीं, इसका देखो, ये चलता है संकट के समय में, संकट को भांपते हुए जो भी बेस्ट पॉसिबल कोर्स है वो आदमी अपनाता है। ओके, चलिए, तो आपने जिसे ईजिंग ऑफ लॉकडाउन कहा उसके पीछे जो रहा है लॉकडाउन 1 या लॉकडाउन 2, उसके कारण इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अब ये देखा जा रहा है कि जो ईजिंग जिसे आप कह रहे हैं या लॉकडाउन 3.0 जिसे हम लोग कह रहे हैं, उसके कारण जो 3 जो बड़े महानगर हैं हमारे, दिल्ली, मुंबई
और बैंगलोर, ये सब, कोलकाता, ये सारे रेड जोन्स में हैं। अब दिल्ली की हम बात करते हैं। मैं दिल्ली की इसलिए बात कर रही हूँ कि दिल्ली एक एनसीआर है। यहाँ 3 तरीके के जो सरकारें हैं उनका प्रभाव है। उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और साथ में दिल्ली है। आपका कार्यालय, आपका बिजनेस सेंटर जो है वो फरीदाबाद में हो सकता है, आप दिल्ली में रहते हो सकता है कि आपकी एडवर्टाइजिंग जो है वो गुड़गांव से होती हो। तो ये तीनों जगह के जो अलग अलग जो लॉज हैं, और ये कहा गया कि ये रेड जोन में है, तो हर जगह की, तीनों जगह की जो सरकारें हैं उनके अपने अपने लॉ और उनके अपने अपने प्रोटोकॉल हैं। आपको नहीं लगता कि एनसीआर के लिए खास करके एक अलग तरीके का लॉ होना चाहिए जहां पर ईजिंग हो बिजनेस की? क्योंकि अगर मैं दिल्ली में रह रही हूं तो मुझे नोएडा आने में दिक्कत होगी। इस तरीके की जो बातें हैं, इससे बहुत कंफ्यूजन फैल रहा है। ऐसा है कि ये एक आपने अच्छा सुझाव दिया है कि भाई एनसीआर जैसे रीजन में जहां 3 राज्यों का संबंध आता है, तीनों राज्यों में एक रूपता होनी चाहिए। तो ये तो अच्छी सुझाव है। केंद्र एक ही गाइडलाइन निकलता है सबके लिए, एनसीआर के लिए, हरियाणा के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए या दिल्ली सरकार के लिए अलग अलग गाइडलाइन नहीं निकालता। रेड जोन कैसे तय हो ये भी निकाला है, रेड जोन में क्या अलाउड है वो भी निकाला है, ऑरेंज जोन कैसे हो ये भी निश्चित है, ऑरेंज जोन में क्या अलाउड है ये भी निश्चित है। अब ये तीनों राज्यों ने आपस में बैठकर करे, लेकिन अभी तक तो मैंने 40 दिन ये शिकायत नहीं सुनी। अभी तो 2 दिन से आपको वहाँ, क्योंकि हरियाणा में उनको एक ये हुआ, उनका अध्ययन ये आया, और राज्यों को अगर हम अधिकार नहीं देंगे, सारा केंद्र सरकार जैसा बोलेगी वैसा चलेगा, तो राज्यों को भी अधिकार दिया है जी, और राज्य अपनी तरीके से तो आप लोग करके अपने एक्शंस ले सकते हैं। और देखो, नहीं ये समझने की जरूरत है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते हैं और राज्यों को अगर अधिकार नहीं देंगे, तो आप मुझे ये सवाल पूछती अभी कि राज्यों को क्यों अधिकार नहीं दिया है। तो ऐसा दोनों तरफ से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उत्तर एक तो और मिल बैठ होता के है। राज्य जो है वो ही मिल बैठ के से तय कर ले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको तो आप लोग फेलिसिटेट कर सकते हैं। अरे तो ये तो आपका, आप भी तो तीनों सरकारों के प्रतिनिधियों को बात कर सकते हो, और वो मिलते नहीं, ऐसा नहीं है। और अभी तक 40 दिन तो एक रूपता से चलाई है, आगे भी चलेगा। 1-2 दिन अलग अलग व्यवस्था होती है। लेकिन प्रकाश जी, प्रॉब्लम तो वहां आई ना जब जोन में बांट दिया गया कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में। लेकिन देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये समय पे भाप लिया, और मुझे याद है कि जनवरी में भारत में 30 जनवरी को, जनवरी के अंत में पहला पेशेंट भारत में आया। लेकिन उसके पहले से वो बता रहे थे कैबिनेट के बाद कि ये संकट बहुत गंभीर है, ये एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, ये दुनिया भर में सब जगह आएगा, और इसलिए हमें सावधानी से अभी से तैयारी करनी चाहिए। और क्या क्या तैयारी की, समझ लीजिए कि जहां एक भी मास्क नहीं बन रहा था, आज अनेक फैसिलिटीज तैयार हो गई जो मास्क बना रही है। जहां एक भी पीपीई किट तैयार नहीं होता था, आज पीपीई किट्स तैयार हो गए। आइसोलेशन के बेड 2.5-3 लाख के आसपास तैयार हो गए, जहां एक भी नहीं था। कोविड हॉस्पिटल एक भी नहीं था, आज 500 लगभग कोविड हॉस्पिटल्स हो गए देश भर में। और केवल इतना ही नहीं, आज सच्चाई यह है कि एक वेंटिलेटर जहां एक भी नहीं बनता था, अब सारे वेंटिलेटर का नया ऑर्डर जो है वो सब यही बन रहा है। तो ये जो हमारी तैयारी की है जी, इसकी दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। मैंने माना, मैंने बिल्कुल माना, सही समय पे भापा और किया। नहीं, मैंने बिल्कुल माना। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि ईजिंग हो रहा है, तो साथ में उसके साथ साथ कंफ्यूजन भी हो रहा है। और सवाल जो है, चाहे वो मजदूरों के पलायन की बात हो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो मैं आपके सामने बैठा हूं। जी बिल्कुल। तब जब मैं आपसे सवाल आपका भी तो काम है। नहीं, बिल्कुल सही है। मीडिया कंफ्यूजन ना बढ़ाए। मुझे अभी फैक्ट चेक यूनिट स्थापन करना पड़ा। पीआईबी में मुझे सभी चैनल्स पर जो दिखाते हैं वो देखकर तुरंत अगर कहीं गलत खबर चलती है तो उसका सच्चाई तुरंत बता के उनको बताना पड़ता है।
और सभी चैनल्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, अपना न्यूज़ ड्रॉप करते हैं, डिलीट करते हैं या बदल कर दिखाते हैं कि ये सच नहीं था, ये सच्चाई है। तो ये करना पड़ता है जो सरकार कर रही है। सरकार मुझे पता है कि पैंडेमिक के समय में मीडिया का ये काम है कि सच्चाई पहले नहीं, मीडिया का भी ये काम है, लेकिन सरकार का भी यही काम है। और पैंडेमिक ऐसी सिचुएशन में सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ता है। ये तो सभी समझ रहे हैं, सभी की जिम्मेदारी है और सब उस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और उसी के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन अपने देश की स्थिति थोड़ी सी भिन्न है और वो स्थिति इसलिए भिन्न है क्योंकि अपना बड़ा देश है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मजदूरों और गरीबों की संख्या बहुत है। और जब पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ और लॉकडाउन हुआ तो वो बेचारे फंसे रह गए। अब उनकी व्यवस्था की जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि इतने दिन का जो वक्त मिला था उसमें हम लोग कोई और दूसरी व्यवस्था, मतलब अब जैसे वो इतने गरीब हैं उनसे किराया लिया जाएगा, मैडम कैसे पहुंचेंगे? मैडम, महीने देश के हजारों स्टोरीज कि 40 दिन में समाज ने जिनको कोई सहायता की जरूरत है उसको कैसे मदद किया और समाज ने किसी को भूखे कैसे नहीं रहने दिया, इसके हजारों स्टोरीज मैंने पब्लिक डोमेन में रखी है। आप उठा सकते हैं और आप दिखा सकते हैं, आपको दिखाना चाहिए। और जो मजदूर फिर भी गलत फहमी में पैदल चलने निकला, उसको जहां भी पुलिस ने रोका उनकी शेल्टर किया। 3700 से ज्यादा शेल्टर चले, 10-12-15 लाख मजदूर उसमें रहे और उनको व्यवस्था सरकार ने भी की और समाज ने भी की और देखने लायक था ये सारा व्यवहार। ऐसा इतने बड़े देश में आज फ्रांस में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हुआ, फ्रांस में, लेकिन अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं हुआ। ये सफलता है भारत की जो अन्य देशों में अनुभव में नहीं आई। चलिए, इस पैंडेमिक के कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर भी जबरदस्त असर पड़ा। अब लॉकडाउन या जो खुल रहा है तो बात हो रही है कि चाइना से बहुत सारी कंपनीज बाहर निकल के आना चाहती हैं और बहुत, तो हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट के पास ऐसा कौन सा प्लान है कि जो लोग, मान लीजिए अमेरिकन कंपनी है वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, अगर अब आना चाहती है तो वो कैसे आए और क्यों आए? उसको क्या हम कोई बेनिफिट कुछ दे रहे हैं, कुछ एडिशनल चीज दे रहे हैं? जी नहीं, बराबर है, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि 2014 में केवल 2 फैक्ट्री थी मोबाइल की यहाँ, आज 140 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हो गई है। तो ये सेकंड नंबर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गया मोबाइल के लिए। और इसके साथ साथ अभी कोई कंपनी भी आना चाहती है तो उनको सारी परमिशंस एकदम जल्दी मिले, पारदर्शी तरीके से मिले, सही में 1 विंडो क्लियरेंस मिले और उसके साथ साथ उनको ज़मीन का मुद्दा हो, उनको निवेश का मुद्दा, उनको इलेक्ट्रिसिटी और बाकी साधनों का मुद्दा हो, संसाधनों का, ये सब, और ट्रांसपोर्ट वगैरह की व्यवस्था, ये सब हो। ऐसे स्पॉट्स तैयार करके देखने पड़ते हैं। इतनी तैयारी हुई है मैडम, मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे तरीके से जैसे जैसे भी लोग आते हैं उनका ख्याल तुरंत किया जाता है और ऐसे नए अनेक उद्योग भारत में आएंगे, ये हमें विश्वास है। एक बात बताइए कि पूरा विश्व जो है, खास करके लेड बाय अमेरिका, खास करके प्रेसिडेंट ट्रम्प पूरी तरह से चाइना और WHO को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चाइना और WHO ने इस पूरे मसले को मिस हैंडल किया? ये तो मेरा विषय नहीं है, ना मैं उसका विशेषज्ञ हूँ। और ये जहाँ तक विदेशों का मुद्दा है वो विदेश मंत्रालय देखता है, आप जयशंकर जी से जरूर सवाल पूछिए। लेकिन ये सच्चाई है और हर्षवर्धन जी है जो बताएंगे कि भाई विज्ञान के तहत क्या है, क्योंकि उनके पास विज्ञान भी डिपार्टमेंट है, तो वो बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना निश्चित बताऊंगा कि आज ये विवाद का मुद्दा नहीं है कि किसके कारण हुआ, जो आया है संकट उससे कैसे उभरे, ये पहला काम होता है।
और उसी पहले चरण में हम है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक बात बताइए कि मैं पिछले हफ्ते अभी वेदांता ग्रुप के चेयरमैन से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि बहुत लोग इंडिया आना चाहते हैं, बहुत, लेकिन हमें इन्वायरमेंट को अपने ठीक करना पड़ेगा। हमें अपनी उन्होंने तो खुल के बोला कि हमारी जो कुछ एजेंसीज हैं उनको ठीक रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो नया बदल रहा है। उसमें हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को ला सकें। क्या आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, पोस्ट कोविड हमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक न्यू तरीके के सिस्टम की ज़रूरत है अपने देश में? बिल्कुल ज़रूरत है। और आपने जो इंटरव्यू लिया अनिल अग्रवाल जी का, तो वो मैंने भी पढ़ा, सुना उस समय, और उसमें मैंने ये देखा और सच्चाई है कि एनवायरनमेंट के क्लियरेंसेस, हम पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन क्यों नहीं हम स्टैंडर्डाइज कंडीशंस कर सकते हैं कि भाई आपको ये उद्योग खोलना है तो ये आपको बंधन पालना पड़ेगा, और आपका एमिशन इतना होना चाहिए, और आपके लिए आपको इतने उसकी सावधानी के उपयोग करना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशंस बन गई, तो स्टैंडर्ड कंडीशन के आधार पर किसी को भी महीने भर में क्यों नहीं परमिशन दे सकते हैं, और हम देंगे। उन्होंने एक और चीज कही कि हमारी जो जांच एजेंसीज हैं उनको भी थोड़ा सा, और हमारी ब्यूरोक्रेसी को बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। उन्होंने इनफैक्ट धन्यवाद दिया कि इस कोरोना के फेज में इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा और एक्सपेंसिव होना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी, उनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या आप इस तरीके की जो बिजनेसमैन की बातें आ रही हैं, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ओपन अप कर सकते हैं हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को और बेहतर इन्वेस्टमेंट्स ला सकते हैं, इस तरीके की बातें और इस तरीके की सोच की भी जरूरत है? ऐसा है, सबसे संवाद करने से फायदा ये होता है कि हर एक के अलग अलग पहलू, अलग अलग विचार करने की तरीका और अलग अलग उपायों की चर्चा होती है। लेकिन मैं आज अभी एक उद्यमी के इंटरव्यू पे थोड़े ना बैठा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि उनके जो सही मुद्दे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैज रीच आउट टू एवरीबडी। आपने भी देखा है, प्रिंट मीडिया के साथ बैठे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ बैठे, रेडियो वालों के साथ बैठे, और यानी अपने व्यवसाय के संबंध में जो है वो मैंने 3 बताया। बिल्कुल, ऐसे हर व्यवसाय के प्रमुख लोगों के साथ वो बैठे, और ऐसा मत समझो ये दिल वाला सरकार है, और दिल वाला सरकार है इसलिए समय पे और सही निर्णय करता है, और ये अच्छे निर्णय करता है जिससे देश आगे बढ़ेगा। जी अच्छा, एक मुद्दा और है, और उस पर मुझे लगता है कि एज एन INB मिनिस्टर ये तो बात करनी पड़ेगी कि पूरे देश में एक माहौल हुआ कि मरकज और तबलीगी लोगों के खिलाफ जो पूरी एक भावना सी उठी। आप भी क्या समझते हैं कि तबलीगी के कारण ही इतना ज्यादा कोरोना फैला? देखो, सरकार ने इस संकट को कभी भी मजहब के नज़र से नहीं देखा, और ये संकट किसी मजहब के आधार पर या किसी जात या संप्रदाय को नहीं देखता है। प्रधानमंत्री ने बार बार लोगों को ये सुनाया कि सभी उतने ही डेंजर जोन में है और सबको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा, लेकिन समझो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो तो सेक्युलर है ना, तो वो सेक्युलर है, तो वो रोज़ बताते थे कि हमारे इतने पेशेंट हुए, उसमें तबलीग के इतने पेशेंट है। तब वो कहेंगे तो सेक्युलर है और दूसरा कोई कहेगा तो कम्युनल है, ऐसा नहीं होता। और उसमें एक समझना चाहिए, हम कभी भी फिर भी मोदी सरकार में ना एक मंत्री ना कोई अधिकारी ऐसा बोला है कि कभी मजहब के आधार पर कुछ भी चर्चा कभी भी नहीं की है। जी, एक आपके MLA की चर्चा हुई थी जो उत्तर प्रदेश में थे, ऑफ कोर्स उनको बाद में रिप्रिमाइंड किया गया था। अब आप एक ऐसा उदाहरण बता के उसका कोई मतलब नहीं, माइंडसेट कहीं ना कहीं बताता है। तुरंत पार्टी ने कार्रवाई भी की। जी अच्छा, अपने नहीं बताता है जी, ऐसा नहीं बताता है। घर में 10 लोग रहते हैं तो 10 लोगों में से एक आदमी ने कुछ अलग से बोला
इसलिए वो उस घर का परिचय नहीं होता है। और इसलिए एक हमारे सदस्य ने कुछ बोला तो उसका तुरंत पार्टी ने खंडन ही नहीं किया, पार्टी ने तुरंत उनको भी कारण बताओ नोटिस दिया और ये कार्रवाई तुरंत की। तो ऐसा ये कहना और एक ही उदाहरण पर सारे पार्टी को जवाब मांगना अच्छा नहीं है। ओवैसी जी ने, आप लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया और उसकी बड़ी चर्चा भी है, लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं कि ये हमारे ना, ये दिस इज नॉट राइट, ये हमारे जो फ्रीडम है, हमारी जो हर चीज के बारे में पता कर लेगा। तो ये आरोग्य ऐप के ऊपर इस तरीके की बातें हो रही है। ऐसा है, किसी को कंपलसरी न करते हुए भी लगभग 10 करोड़ लोगों ने उतार दिया है। तो ये देश चल पड़ा एक दिशा में, वो प्रधानमंत्री के बातों पर विश्वास रख के आगे बढ़ते हैं। अब ओवैसी जैसे जो लोग हैं उनके बारे में क्या कहे? तो फेसबुक क्या है बताओ मुझे? फेसबुक ओवैसी तो नहीं रखते होंगे, क्योंकि फेसबुक से तो सारी जानकारी जाती है, उनको वही इंटेलिजेंस मिलता है। गूगल क्या है? और गूगल वालों ने भी ऐसा ही एक ऐप तैयार किया है जो दुनिया भर में चल रहा है। तो वो ऐप क्या है? तो ये केवल भारत में कुछ भी करे तो उस पर आपत्ति दर्ज करे, ये कुछ लोगों का एक मात्र कार्यक्रम है। उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता, हम इतने छोटे नहीं हैं। अच्छा, चलते ओछी राजनीति नहीं करते हैं। चलते आपसे एक सवाल, खास करके दूरदर्शन के लिए, कि रामायण सबसे ज्यादा देखा गया इस पूरे पीरियड में, तो कहा यह जा रहा है, आपके एक बढ़िया क्रिटिक है प्रशांत भूषण जी, उन्होंने कहा पहले रामायण और फिर महाभारत दिखा करके देश को अफीम खिलाई जा रही है। नहीं, उनको फिर और एक जानकारी देता हूं, यानी उनको जो भी उनकी रिएक्शन होगी मैं देखना चाहूंगा कि कल से ये रामायण आज बंद होगा, रामायण का आज समापन होगा और कल से हम कृष्ण दिखाना शुरू कर रहे हैं। तो उसमें क्या गलत है? इस देश की सांस्कृतिक विरासत है, ये मजहब नहीं है, ये रिलीजियस प्रीचिंग नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है। रामायण इंडोनेशिया में भी होता है और इंडोनेशिया में भी दिखाया जाता है, सारे दुनिया भर में लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है? हिंदू मुसलमान थोड़े ना फर्क होता है इसमें। तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भारत एक खोज भी दिखाइए। कृष्णा भी दिखा रहे, उनको और टिप्पणी करने दो, और हम चाणक्य भी दिखा रहे। तो अच्छी चीजें, बोमकश बाबू जो वो भी दिखा रहे और उसके साथ साथ शक्तिमान भी दिखा रहे। तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, प्रकाश जी, में है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भारत एक खोज भी दिखाना चाहिए। भारत एक खोज एक किताब है, वो लोग पढ़ ही रहे। तो इसमें और जो भी कार्यक्रम, ये तो पुराने कार्यक्रम तैयार हुए, अभी कार्यक्रम थोड़े ना नए तैयार हो रहे। अभी तो जो कार्यक्रम तैयार थे उनको दिखाने की बात है अभी, क्योंकि सारे टीवी चैनल अभी रिपीट कार्यक्रम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि नया प्रोडक्शन बंद हो गया। लेकिन मेरा तो मानना है कि रेड जोन में भी फिल्म यानी टेलीविजन मीडिया, तो उसके सीरियल का शूटिंग एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन हर जगह मुंबई में ज्यादा होता है। तो मुंबई में वहां की सरकार क्या कहती है उस पर वो निर्भर है। जी, चलिए, प्रकाश जावड़ेकर जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे प्रकाश जावड़ेकर जी आमने सामने में। मैं किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।